Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grop. So in today's video, we will going to cover the unit amputees, polio, spinal cord injuries, spinal bifida and muscular dystrophy. And in this, we will going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi, right? So moving to our first slide, हम यहाँ पर देखेंगे कि डेफिनेशन मीनिंग और क्लासिफिकेशन क्या है इन डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ की. सो एम्पुटीज में क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, आर इंडिविजुअल्स हु हैव अंडरगोन द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ लिम्ब और पार्ट ऑफ लिम्ब ऑफन ड्यू टू इंजरी डिसीज और मेडिकल कंडीशन. ठीक है, कि किसी इंजरी डिसीज या मेडिकल कंडीशन की वजह से उनका कोई लिम्ब निकालना पड़ जाता है या उसका कोई लिम्ब का कोई पार्ट निकालना पड़ जाता है, तो उसको हम एम्पुटीज बोलते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है, इज द रिमूवल ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड एम्पुटीज अडेप्ट टू लाइफ विदाउट द लिम्ब. ठीक है, इससे उस बॉडी पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, तो उनके अडेप्टेशन हम रिहेबिलिटेशन या जो प्रोस्थेटिक कुछ कृत्रिम यहाँ पर लिम्ब उनमें उसकी जगह पर लिम्ब को कट कर डाल सकते हैं, या कोई असिस्टिव डिवाइसेस की सहायता से भी उनको ये लाइफ अडेप्ट करने में सहायता हो सकती है. क्लासिफिकेशंस क्या है इसकी, एम्पुटेशंस कैन बी करेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन द लोकेशन. ठीक है, कि हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, ये नी के ऊपर है, नी के नीचे है. ठीक है, या जो इसका लिम्ब लोस है वो यूनिलेटरल है या बायलेटरल है. अंडरस्टूड. तो अंग भंग हम यहाँ पर देख रहे थे कि परिभाषा क्या है, एम्पुटीज वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी अंग या किसी अंग के हिस्से को अक्सर चोट, बीमारी या चिकित्सीय स्थिति के कारण शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी करके उसको हटा दिया जाता है. इसका अर्थ क्या होता है कि विच्छेदन शरीर के हिस्से को काटना है और कटे हुए लोग पुनर्वास, प्रोस्थेटिक्स या अन्य सहायक उपकरणों के माध्यम से अंग के बिना जीवन के लिए अनुकूल होते हैं. ठीक है, कि वो कुछ ऐसे असिस्टिव टूल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, उपकरण, कि वो उस अंग के बिना यहाँ पर जीवित रहते हैं. राइट, अब इसका वर्गीकरण हमें करना है तो वो देखेंगे कि भाई विच्छेदन का स्थान कहाँ पर हुआ है. ठीक है, कहाँ से हमने वो पार्ट निकाला है, वो घुटने के नीचे है, घुटने के ऊपर है, या किस प्रकार से निकाला है, कि वो एक तरफा हमने निकाला है या द्विपक्षीय सर्जरी के थ्रू हमने निकाला है. तो इसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा पोलियो. ठीक है, ये पोलियो वायरस इन्फेक्शन है. इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये एक हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है कोज्ड बाय द पोलियो वायरस and it's primarily affect the nervous system leading to paralysis and the life and can be life threatening. ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बेसिकली डैमेज करता है और ये पैरालिसिस को काफ़ी हद तक हमारे शरीर में बढ़ावा देता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हमारे लिए हो सकता है. राइट, इसका मीनिंग क्या हो गया कि पोलियो कैन रिजल्ट द मसल वीकनेस, पैरालिसिस एंड इन सीवियर केसेस रेस्पायरेटरी फेलियर भी जो है यहाँ पर हमारे पोलियो वो कॉज कर सकता है. Vaccination efforts have been successfully in significantly reducing the incidence of polio globally. ठीक है, तो हमने देखा है कि जो वैक्सीनेशन है वो इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देती है. राइट, देन क्लासिफिकेशन, पोलियो कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स लाइक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, नॉन पैरालिटिक एंड देन पैरालिटिक. ठीक है, जिसमें हमारा जो है सीवियर सिम्टम्स होते हैं हमारे पैरालिसिस के. ठीक है, तो पोलियो का हम देख रहे थे परिभाषा क्या होगी कि पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक ऐसा अत्यधिक संक्रमण, ये वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे पक्षाघात होता है और यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है. इसका अर्थ क्या होगा कि पोलियो के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी, पक्षाघात और गंभीर मामलों में श्वसन विफलता भी वहाँ पर हो सकती है. और टीकाकरण के माध्यम से वैश्विक स्तर पर, ठीक है, कि ओवरऑल द वर्ल्ड हम जो है पोलियो की घटनाओं को काफ़ी हद तक कम करने में सफल रहे हैं. इसका वर्गीकरण क्या है, इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत हम कर सकते हैं. उपनैदानिक संक्रमण, गैर लकवाग्रस्त और लकवाग्रस्त. ठीक है, लकवाग्रस्त मतलब जिसमें लकवा यहाँ पर है, ठीक है, और गैर लकवाग्रस्त जिसमें लकवे की जो है शिकायत वो कम हो जाती है. देन हमारी स्पाइनल कोड इंजरीज, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्पाइनल कोड इंजरीज अकर when there is a damage to the spinal cord often due to trauma, accidents or disease. ठीक है, कि हमारे जो स्पाइनल कोड में किसी भी तरह से अगर डैमेज हो गया है, ट्रोमा हो, वो एक्सीडेंट हो या किसी डिजीज के कारण, सो द सीवियरिटी ऑफ स्पाइनल कोड इंजरीज कैन वेरी अफेक्टिंग मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस. ठीक है, तो उससे हमारी जो बॉडी के मोटर और सेंसरी फंक्शंस है यहाँ पर वो उनको इफेक्ट करती है. मीनिंग क्या हो गया, स्पाइनल कोड इंजरीज कैन लीड टू लॉस ऑफ सेंसेशन, की जो हमारी सेंसेशन है वो खत्म हो सकती है, मसल फंक्शन करना बंद कर सकती है, एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन बिलो द इंजरी साइट. ठीक है, और जो इंजरी की साइट है वहाँ पर भी वो उसका फंक्शन कम हो जाता है.
रिहैबिलिटेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज डेली लाइफ, ठीक है। तो इसके लिए हमें रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, पुनर्वास की जो कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि जो इंडिविजुअल्स है जिनको स्पाइनल कोड इंजरीज है वो अपनी डेली लाइफ को किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर लें, राइट। देन क्लासिफिकेशन. So, spinal cord injuries are classified as complete total loss of function below the injury, ठीक है। कि हम देखते हैं कि क्या जो साइड थी इंजरी की वहाँ पर स्पाइनल कोड में वो उसका फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है या इनकम्प्लीट है कि कुछ लेवल तक जो है वो पार्ट वहाँ पर फंक्शन कर रहा है, ठीक है। द लोकेशन ऑफ इंजरी इन द स्पाइनल कोड डिटरमाइंस द अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। और लोकेशन वहाँ की क्या है, तो हम स्पाइनल कोड इंजरीज को दो टाइप से डिफाइन करते हैं कि क्या भाई वहाँ मतलब इंजरी का जो है फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इंजरी जहाँ पे हुई थी, या जो है फंक्शन वो थोड़ा बहुत वहाँ पर हो रहा है उस पार्ट पे। तो रीढ़ की हड्डी में चोटें की परिभाषा यही थी कि ये चोट तब होती है जब रीढ़ की हड्डी को नुकसान होता है। अक्सर कोई आघात हो गया, दुर्घटना या बीमारी के कारण ये हो सकता है। तो जो रीढ़ की हड्डी में चोट है उसकी गंभीरता अलग अलग हो सकती है जो मोटर और संवेदी कार्यों को प्रभावित कर सकती है। मोटर लाइक चलना फिरना, ठीक है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, और संवेदी जो हमारी संवेदनाओं से हम फील करते हैं, राइट। तो अर्थ क्या इसका हो गया कि जो रीढ़ की हड्डी की चोट है उसमें चोट वाली जगह के नीचे संवेदना की, वो जहाँ पर चोट लगी वहाँ पर हम कितना फील कर पा रहे हैं, उसकी वो जो फंक्शन कैसे कर रही है वो मसल्स, मांसपेशियों की कार्य प्रणाली और स्वायत्त कार्य प्रणाली की हानि हो सकती है। पुनर्वास और सहायक प्रौद्योगिकियाँ व्यक्तियों को दैनिक जीवन का प्रबंधन करने में यहाँ पर मदद कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनका पुनर्वास का ट्राई करें या उनको कुछ सहायक प्रौद्योगिकियाँ दें जिससे अपना दैनिक जीवन है उसको वो प्रबंधन कर सके, उसको इंडिपेंडेंटली वो मैनेज कर सके। इसका वर्गीकरण अगर देखें तो जो रीढ़ की हड्डी की चोटें हैं उनको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो जहाँ पर चोट लगी है उसकी कुल हानि होगी, ठीक है, चोट के नीचे जो कार्य है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रही है वो बॉडी की मसल्स। और दूसरा होता है अपूर्ण, कि बरकरार कार्य का कुछ स्तर पर जो है वहाँ पर वो मसल्स अब भी काम कर रही हैं, राइट। तो इनके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और रीढ़ की हड्डी की चोट का स्थान प्रभावित क्षेत्रों को निर्धारित करता है कि कहाँ पर चोट लगी है, तो इसका प्रभाव हमें किस किस बॉडी के पार्ट पर देखने को मिलेगा। देन स्पाइना बिफिडिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ कॉग्निशनल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट with the spinal cord or its covering does not fully close during embryonic development, ठीक है, कि जो हमारी एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होती है तो जो स्पाइनल कोड अगर फुल्ली कवर नहीं होती या क्लॉज नहीं होती तो उसके कारण हमें स्पाइना बिफिडिया हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, लाइक इंडिविजुअल्स विद स्पाइना बिफिडिया may experience a range of physical and neurological challenges including paralysis, bladder and bowel dysfunction and orthopedic issues, ठीक है। तो इनको इतने सारे न्यूरोलॉजिकल इशू हो गया कि जॉइंट में पेन हो गया, पैरालिसिस इनको हो सकती है, ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज इनको स्पाइना बिफिडिया में हो सकते हैं। इसके क्लासिफिकेशन क्या होगी, इसके 3 मेन पार्ट्स में हमने इसको क्लासीफाई किया है। पहला है कि अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा मेनिंगोसिले, एंड देन थर्ड है हमारा माइल्डेस्ट, ठीक है, कि एक बहुत ज़्यादा सीवियर है और दूसरा जो इनके मिड में हम उसको मॉडरेट यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, और देन हमारा कि बिल्कुल माइड्रेट सा यहाँ पर स्पाइना बिफिडिया किसी को हो गया है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि स्पाइना बिफिडा एक जन्म न्यूरल ट्यूब दोष है जहाँ भ्रूण के विकास के दौरान रीढ़ की हड्डी या उसकी जो आवरण है वो पूरी तरह से बंद नहीं होती है। अंडरस्टूड। इसका अर्थ क्या होगा कि स्पाइना बिफिडा वाले व्यक्तियों को कई प्रकार की शारीरिक और तंत्रिका संबंधी चुनौतियों का यहाँ पर अनुभव हो सकता है, जिसमें पक्षाघात, मूत्राशय और आंत्र की शिथिलता और ऑर्थोपेडिक समस्याएं भी शामिल है, ठीक है, कि उनको पक्षाघात यहाँ पर हो सकता है, ब्लैडर रिलेटेड इशू हो सकता है, आंत्र की अतिशिथिलता हो सकती है, और जो जोड़ों में दर्द है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक, उनकी बोन्स में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसका वर्गीकरण क्या है, इसको 3 भागों में हमने देखा है। पहला है कि सबसे गंभीर है, ठीक है, दूसरा है हमारा मेनिंगोसिले, कि इसको हम मॉडरेट यहाँ पर मान सकते हैं अगर मॉडरेट यहाँ पर स्पाइना बिफिडिया हुआ है, और उसके बाद अगर सबसे हल्का यहाँ पर स्पाइना बिफिडिया हुआ है कि ठीक है बहुत कम में जो है यहाँ पर ये जो सब कारण है देखने को मिल रहे हैं। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, राइट, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड डीजनरेशन। इसमें क्या होगा, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मसल्स यहाँ पर वीक होना स्टार्ट होंगी, ठीक है, मसल्स वीक होती रहेंगी और उनका डीजनरेशन होता रहेगा, राइट, वो जनरेट नहीं होगी बल्कि इसके अपोजिट वो डीजनरेट यहाँ पर हो रही है। मीनिंग क्या होगा, सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी रिजल्ट्स फ्रॉम
मॉचस इन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। जो हमारे जीन्स में मसल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके कारण ये होता है, इट लीड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ मसल फाइबर्स टू द ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें जो मसल का फाइबर है वो ब्रेक होता रहता है और जो मसल की स्ट्रेंथ है वो हमारी कम होती रहती है। इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ईच विद स्पेसिफिक जेनेटिक कोज एंड पैटर्न ऑफ मसल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। कि भाई क्या जेनेटिक कोज है और क्या क्या पैटर्न है हमारे मसल इन्वॉल्वमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, ठीक है। तो इसको हमने इन टाइप्स में यहाँ पर क्लासीफाई किया है। तो परिभाषा क्या होगी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी आनुवांशिक विकारों के एक समूह को संदर्भित करता है जो प्रगतिशील मांसपेशियों की कमजोरी और अधपतन की विशेषता है, ठीक है। कि मांसपेशियां हमारी कमजोर हो जाती हैं और इसका अर्थ क्या है कि मांसपेशियों दुर्विकास जो है उसकी संरचना और कार्य के लिए जिम्मेदार जो जीन है उसमें उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें मांसपेशियां तुरंत टूटने लगती हैं और उनकी ताकत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वर्गीकरण हमने इनके बेस पर किया है कि भाई किस विशिष्ट आनुवांशिक के कारण और किस मांसपेशी की यहाँ पर भागीदारी हो रही है, तो उसके सामान्य प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ फंक्शनल डिफिकल्टीज। अंडरस्टूड कि फंक्शन की क्या क्या उनको फंक्शनल डिफिकल्टीज यहाँ पर फेस हो रही है। तो एम्पिटेशन अगर किसी को है तो उसमें मोबिलिटी एंड प्रोस्थेटिक यूज होगा। एक्सेस हाउ वेल द पर्सन कैन मूव और विदाउट असिस्टिव डिवाइस लाइक क्रचेस और व्हील चेयर, ठीक है। कि जैसे क्रचेस या व्हील चेयर के बगैर वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर कैसे मूव करता है, उसकी मोबिलिटी कैसी है, ये हम यहाँ पर असेसमेंट उसकी करते हैं। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोस्थेटिक इन हेल्पिंग द मोबिलिटी, ठीक है। और जो प्रोस्थेटिक यूज़ किया गया है यहाँ पर उसकी मतलब उसने कितना हेल्प की है उस इंसान की उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करने में। देन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, सो लुक एट द पर्सन्स इंडिपेंडेंस इन सेल्फ के टास्क, कि भाई वो इंडिपेंडेंटली अपने सेल्फ के टास्क कर रहा है क्या, लाइक ड्रेसिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, फीडिंग हो गया, ठीक है। कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ लिम्ब लॉस, जब उसका लिम्ब लॉस हो चुका है उसके बाद भी क्या वो अपनी जो डेली के सेल्फ के टास्क है वो अच्छे से कर पा रहा है, ये हम देखेंगे, राइट। तो विच्छेदन में क्या है कि गतिशीलता और कृत्रिम उपयोग हम पहले देखेंगे कि हम मूल्यांकन करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे कि भाई बच्चा जो व्यक्ति है बैसाखी या व्हील चेयर जैसे सहायक उपकरणों के साथ या उसके बिना कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, ठीक है। उसकी गतिशीलता कैसी है और उसकी गतिशीलता में मदद करने के लिए जो प्रोस्थेटिक की प्रभावशीलता है उसका हम मूल्यांकन करेंगे। जो कि कृत्रिम चीज़ें हमने यहाँ पर उसका जो बॉडी पार्ट है वो उसमें लगाई है तो उसका यहाँ पर कितनी प्रभावशीलता है उसकी असेसमेंट यहाँ पर करेंगे। फिर जो दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हैं लाइक अंग हानि के प्रभाव पर विचार करते हुए कि भाई इसकी जो अंग की हानि हुई है उसके बाद भी क्या है जो डेली के टास्क हो गया लाइक कपड़े पहनने, अपने आप को संवारना, खिलाना, जैसे खाना खाना, कि स्वयं की देखभाल है वो क्या ये स्वतंत्र रूप से कर सकता है, राइट। देन पोलियो में हम क्या देखेंगे कि बच्चे की जो मसल स्ट्रेंथ और फंक्शन है वो हम यहाँ पर असेसमेंट करेंगे। इवेल्युएट द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, रेंज ऑफ मोशन एंड मोटर फंक्शन स्पेशली इन एरियाज अफेक्टेड बाय पैरालिसिस, ठीक है। कि जो मांसपेशियों की ताकत है, गति की सीमा या मोटर फंक्शन का मूल्यांकन करेंगे कि भाई बच्चा अच्छे से चल पा रहा है, रनिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, ठीक है, लिख रहा है, उसकी मोटर एक्टिविटीज़ कैसी है और विशेष रूप से जो पैरालिसिस से प्रभावित क्षेत्र हैं वो यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं तो वो हम देखेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे। देन रेस्पिरेटरी फंक्शन हम चेक करेंगे, चेक द पर्सन्स एबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपरली स्पेशली इफ रेस्पिरेटरी मसल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। कि कहीं पर जो इंसान जिसको पोलियो है यहाँ पर उसको सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो रही, इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसा है वो हम चेक करेंगे। देन एक्टिविटीज लिमिटेशंस, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इफ एनी डिफिकल्टीज इन डेली एक्टिविटीज लाइक मोबिलिटी ड्यू टू मसल वीकनेस और पैरालिसिस, ठीक है। कि उसकी जो डेली की एक्टिविटीज़ है क्या उनमें कोई डिफरेंस आया है कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा हो अपनी मसल वीकनेस या पैरालिसिस के कारण, ठीक है। तो उनकी गतिविधियों की सीमाएं हम देखेंगे कि किस सीमा तक जो है वो कोई गतिविधि कर सकता है। मांसपेशी की कमजोरी या पक्षाघात के कारण जो उसकी दैनिक गतिविधियां हैं उनकी और जो उनकी गतिशीलता में है वो कठिनाई क्या आई है उसकी हम यहाँ पर पहचान करेंगे। देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में हम क्या देखेंगे, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम यहाँ पर करेंगे। वी हैव टू असेस सेंसरी एंड मोटर फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी यूजिंग अ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। कि
कि भाई जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर उसको सेंसेस कैसे काम कर रही हैं उसकी, ठीक है, उसको संवेदना फील हो रही है ना नहीं हो रही है, उसके मोटर फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, इसकी हम एग्जामिनेशन करेंगे। देन ADL इंडिपेंडेंस देखेंगे, इवेलुएट हाउ वेल द पर्सन कैन परफॉर्म असेंशियल एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ पैरालिसिस, ठीक है, कि उसको पैरालिसिस हुआ स्टिल वो जो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ बच्चा कैसे कर पा रहा है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंस इसकी देखेंगे। असिस्टिव टूल यूज़, ठीक है, जो उसको हमने असिस्टिव टूल दिया, लाइक कोई बैसाखी दी, अगर वो चल नहीं पा रहा है, व्हील चेयर दिए, तो वो उसका यूज़ यहाँ पर कैसे कर रहा है वो हम देखेंगे, कितना इफेक्टिव यूज़ कर रहा है, राइट। So determine how effective assistive devices such as wheelchair or adaptive tools are in helping with daily tasks, ठीक है, कि वो जो assistive tools या devices है उनसे जो अपने daily के टास्क में कैसे उसकी हेल्प हो रही है। देन स्पाइना बिफिडा, मोटर एंड सेंसरी फंक्शन हम यहाँ पर चेक करेंगे। इवेलुएट द एक्सटेंट ऑफ मोटर एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट, कि किस एक्सटेंट तक जो यहाँ पर है वो कोई शारीरिक गतिविधि नहीं कर पाता या जो उसकी सेंसेस है वो काम नहीं कर रही हैं, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडिया, ठीक है, कि जिस भी प्रकार का उसको स्पाइना बिफिडिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या क्या मोटर एक्टिविटीज़ या क्या क्या सेंसरी इम्पेयरमेंट जो है बच्चे को हुई है। देन ऑर्थोपेडिक कंसीडरेशंस यहाँ पर होते हैं। चेक फॉर एनी ऑर्थोपेडिक इश्यूज सच एज जॉइंट डिफॉर्मेलिटीज और स्कॉलियोसिस दैट में अफेक्ट मोबिलिटी, कि जॉइंट में जो है कुछ एबनॉर्मल उसका दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे। देन ब्लैडर एंड बॉल फंक्शन, एक्सेस हाउ वेल द पर्सन्स ब्लैडर एंड बॉल फंक्शंस आर एज स्पाइना बिफिडिया कैन इम्पैक्ट दिस सिस्टम, ठीक है, कि उसकी आंत है या जो उसका ब्लैडर है, मतलब उसका यूरिनेशन सिस्टम है, जो उसका ब्लैडर सिस्टम वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि स्पाइना बिफिडिया इनको भी यहाँ पर इम्पैक्ट करती है, तो उनके फंक्शंस को भी हमें यहाँ पर चेक करना है। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वी हैव टू चेक मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शन, ठीक है, वी हैव टू इवेलुएट स्ट्रेंथ एंड एनी फंक्शनल लिमिटेशंस कंसीडरिंग द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, कि भाई जो मसल्स की स्ट्रेंथ है या उनका फंक्शन है वो कितना रह गया है, राइट, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक तो होता है कि हमारा मसल लॉस यहाँ पर बहुत प्रोग्रेसिवली होता है, तो हमें अपनी मसल स्ट्रेंथ और उनका फंक्शन यहाँ पर देखना है। देन जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स, लाइक वी हैव टू चेक द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिलिटीज दैट माइट अफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है, कि हमारे जॉइंट में कोई विकृति तो नहीं आ गई है जिससे हमारी जो गतिशीलता, हमारा जो फंक्शन है उस पार्ट का वो प्रभावित यहाँ पर हो रहा है, राइट। Then cardiopulmonary function we have to check, like we have to monitor how well the heart and lungs are functioning, ठीक है, कि हमारा दिल है या जो हमारे लंग्स है, फेफड़े, वो यहाँ पर कैसे फंक्शन कर रहे हैं, स्पेशली इन द कंडीशंस लाइक डूइन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पर जो डेचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें ज़्यादा देखना पड़ता है कि जो हमारा बेसिकली हार्ट या लंग्स है वो यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। देन प्रोविजंस ऑफ थेरेपेटिक इंटरवेंशंस एंड रेफरल, की इनकी क्या क्या थेरेपेटिक इंटरवेंशंस हम दे सकते हैं। सो जो एम्पुटेशन है उसमें क्या थेरेपेटिक इंटरवेंशन हम देंगे, प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन वहाँ पर हम दे सकते हैं। वी हैव टू कोलेबरेट विद प्रोस्थेटिक टू इंश्योर द प्रॉपर फिट एंड अलाइनमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक लिप्स, ठीक है, कि जो कृत्रिम हम जो खुद बना के जो यहाँ पर पार्ट हमने उसका निकाला है वहाँ पे वो पार्ट फिट कर देते हैं, उसको बेसिकली प्रोस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है, उसको लगाते हैं तो वो प्रॉपर फिट हो, उसका अलाइनमेंट सही हो, उसके लिए जो हम प्रोस्थेटिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन टू एनहेंस मोबिलिटी एंड अडेप्टेशन, और उनको रिहेबिलिटेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें ताकि जो उस चीज़ को वो अडेप्ट अच्छे से कर सके और उनकी मोबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो सके। देन फिजिकल थेरेपी, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस एक्सरसाइजेस एंड गेट ट्रेनिंग टू ऑप्टिमाइज फंक्शंस विद प्रोस्थेटिक, ठीक है, अब हमें प्रोस्थेटिक भी लग गया है तो हमारी ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ में हो जानी चाहिए, कि हमें अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फोकस करना है कि हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, जो एक बैलेंस एक्सरसाइज है वो हमें करनी है, और जो चलने फिरने का एक ऑप्टिमाइज फंक्शन हमें आना चाहिए विद प्रोस्थेटिक, जो भी हमारे पास जो प्रोस्थेटिक है उनके साथ भी, कि हम अच्छे से अपना चल फिर सकते हैं, राइट। इसके रेफरल्स क्या होंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, रेफर टू द साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर टू एड्रेस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू लिम्ब लॉस एंड अडैप्टेशन, ठीक है, कि देखो अब ये लिम्ब लॉस हुआ है तो अफेक्ट तो होगा ही कोई भी इंसान अंदर से, तो क्या है उसके साथ साथ उसको कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, कि वो लोनली यहाँ पर फील करेगा, बहुत गिल्ट उसको होगा कि भाई मैं कहीं नहीं जाता, मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो ये नहीं होता वो नहीं होता, तो उसके लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर हम बच्चे को दे सकते हैं जिसको भी ये लिम्ब लॉस हुआ है, ताकि जो उस चीज़ को
वो टैकल कर सके, ठीक है, उसको ओवरकम कर सके और उसको अडेप्ट यहाँ पर अच्छे से पॉजिटिव तरीके से उसको अडेप्ट कर सके, ठीक है, कि हम उसको समझा सकते हैं कि शुक्र मानो आप भाई जिंदा हो, आपका ये लिम्ब लॉसी हुआ है, आपकी लाइफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अच्छा फील करना है कि ये जो आपके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, कि मतलब इतना गिल्ट वाली फीलिंग जो है उस इंसान के अंदर ना आए। तो उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी यहाँ पर नीड होती है कि कोई भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है उनमें तो उसको वो ठीक कर सके। देन सपोर्ट ग्रुप्स कनेक्ट इंडिविजुअल्स विद एम्पुटेशन टू सपोर्ट ग्रुप्स इन पीयर इंटरेक्शन एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, यहाँ पर जो दूसरे लोग भी ऐसे हैं जिनको एम्पुटेशन पहले हो चुका है तो उनके साथ उनकी बातचीत हम करा सकते हैं ताकि वो एक दूसरे से जो अपने एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर सके अपने ग्रुप में, ठीक है। तो जो विच्छेदन है उसमें चिकित्सीय सहायता हम क्या कर सकते हैं, तो कृत्रिम पुनर्वास करा सकते हैं। कृत्रिम अंगों का जो उचित फिट और संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए हम कृत्रिम अंग विशेषज्ञों के साथ सहयोग करेंगे कि भाई ये बिल्कुल अच्छा से होना चाहिए इसको। एंड देन गतिशीलता और अनुकूलन को बढ़ाने के लिए उसको पुनर्वास हम प्रदान करेंगे। उसके बाद उसको फिजिकल थेरेपीज देंगे कि जो प्रोस्थेटिक के साथ वो अपना काम कर सके, राइट। उसका शक्ति प्रशिक्षण यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, उसके लिए संतुलन अभ्यास होना चाहिए और जो उसका चाल प्रशिक्षण है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। देन रेफरल यहाँ पर क्या होगा कि जो मनोवैज्ञानिक सहायता है वो हम उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है, कि उसको यहाँ पर उसके दिमाग में या दिल में कोई बात बैठ गई है ऐसे कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके मैं अगर नहीं जाता तो ये नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या उसके अंदर गिल्ट फीलिंग रह गई है। तो अगर उसके अंदर कोई भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक पहलू है तो यहाँ पर हम उसको ठीक करने के लिए मनोवैज्ञानिकों से परामर्श उसको दिलवा सकते हैं। देन सहायता समूह साथियों के साथ बातचीत और साझा अनुभव के लिए समर्थन समूह में विच्छेदन वाले व्यक्तियों को जोड़े, ठीक है, कि वो जिस ग्रुप में रहता है ना उसमें और भी लोग जिनका विच्छेदन यहाँ पर हुआ है उनको हम जोड़ सकते हैं ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर कर सके और एक दूसरे की लाइफ से सीख सके। देन हमारा पोलियो, ठीक है, इसके थेरेपेटिक इंटरवेंशंस क्या होगी। पहला है फिजिकल थेरेपी, डिजाइन कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स टू मेंटेन मसल स्ट्रेंथ एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कोई फिजिकल थेरेपी हम उनको दे सकते हैं कि प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करनी है इनके जो आप इनसे जो आपकी मसल स्ट्रेंथ बनी रहेगी और जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फिर असिस्टिव डिवाइसेस भी दे सकते हैं लाइक ऑर्थोटिक डिवाइसेस, ब्रेसेस और मोबिलिटी एड्स हम उनको दे सकते हैं जिनसे उनकी डेली एक्टिविटीज़ में यहाँ पर हेल्प हो जाए। इसका रेफरल क्या होगा, हम उनको न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, रेफर टू न्यूरोलॉजिस्ट फॉर ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है, ताकि वो जो उनका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है उसके बारे में उनको पता चले कि क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पर उनमें हो रही है। टू मैनेज एनी एमर्जिंग कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन कोई आने वाली है उसको वो पहले से ही उसका अनुमान लगाकर उसको ठीक कर सके। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन्वॉल्व ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टू एड्रेस फाइन मोटर स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ स्किल, ठीक है, कि फाइन मोटर स्किल्स जिसमें हमारी छोटी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है बेसिकली उसको वो यहाँ पर सिखा सके अच्छे से और जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो सिखा सके। तो इसके लिए हम उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में रेफर करेंगे। तो पोलियो में क्या करेंगे, चिकित्सीय हस्तक्षेप यहाँ पर क्या होगा कि भौतिक चिकित्सा हम देखेंगे पहले तो बच्चे के लिए कि मांसपेशियों की ताकत और जोड़ों के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए अनुकूलित व्यायाम उसके लिए हम डिजाइन करेंगे और सहायक उपकरण की दैनिक गतिविधियों में समर्थन के लिए क्या उपकरण उसको चाहिए वो हम प्रदान करेंगे। फिर इसको हम रेफर कहाँ पर करेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, ताकि वो देख सके कि भाई उनकी जो स्थिति है उनमें क्या यहाँ पर अंतर आया है, उनकी निगरानी रखें और कोई अगर जटिलता उभर रही है तो उसके प्रबंधन के लिए वो न्यूरोलॉजिस्ट से यहाँ पर बात कर सकते हैं। फिर व्यावसायिक थेरेपी में भी हम उसको रेफर करेंगे ताकि जो वो ठीक मोटर स्किल है या अपने जो दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं उनको संबोधित करने के लिए यहाँ पर व्यावसायिक चिकित्सकों को हम शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, इसमें हम थेरेपेटिक इंटरवेंशंस बच्चे को दे सकते हैं लाइक फिजिकल थेरेपी, इसमें हम ऐसी एक्सरसाइज बच्चे को दे सकते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाती हो और वी हैव टू फोकस ऑन अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, और हमें जो अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होंगी कि हम डेली एक्टिविटीज़ में इनको कैसे इंक्लूड करें जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी या स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके। साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी इसके लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं, राइट, प्रोवाइड ट्रेनिंग इन अडेप्टिव टेक्निक्स एंड फॉर सेल्फ केयर एंड एक्टिविटीज़ फॉर डेली लाइफ की जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है या सेल्फ केयर है उनके लिए हम एक ट्रेनिंग वहाँ पर ले सकें। इनको हम रेफर करेंगे रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के पास, राइट, वी हैव टू रेफर टू मल्टी डिसिप्लिनरी रिहैबिलिटेशन टीम
फॉर कॉम्प्रिहेंसिव केयर इंक्लूडिंग साइकेट्रिस्ट, रिहेबिलिटेशन नर्सेज एंड सोशल वर्कर्स, ठीक है, ताकि इनको जो है सभी टाइप से इनका रिहेबिलिटेशन यहाँ पर हम कर सकें। जो साइकेट्रिस्ट है उनसे इनकी बातें हो सके, रिहेबिलिटेशन नर्सेज हैं उनसे ये कॉन्टैक्ट कर सके, या जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे भी इनका जो है एंगेजमेंट यहाँ पर होना चाहिए, उनके साथ भी इनका जो है कम्युनिकेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होना चाहिए। देन हम इनको यूरोलॉजिस्ट के साथ भी यूरोलॉजिस्ट के पास भी रेफर कर सकते हैं टू कोलैबोरेट विद यूरोलॉजिस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस कॉमन इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, ठीक है, क्योंकि जो यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस इनको आ रही है जो कि बहुत कॉमन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, उसको ये टैकल कर सके तो यूरोलॉजिस्ट के पास भी हम इसको रेफर कर सकते हैं। तो इसमें चिकित्सीय हस्तक्षेप हम क्या देंगे कि जो भौतिक चिकित्सा है कि शक्ति, लचीलेपन और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए जो व्यायाम देने हैं वो हम इनको दे सकते हैं, और दैनिक गतिविधियों के लिए अनुकूली रणनीतियाँ हम तैयार कर सकते हैं कि आपको ये रणनीति यहाँ पर फॉलो करनी है। देन व्यावसायिक थेरेपी हम इनको दे सकते हैं कि आत्म देखभाल और दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए अनुकूलित तकनीकों में प्रशिक्षण यहाँ पर उनको प्रदान कर सकते हैं। इसका रेफरल क्या होगा, पुनर्वास विशेषज्ञ के साथ हम इसको रेफर कर सकते हैं कि व्यापक देखभाल हेतु जो बहुविषयक पुनर्वास टीम है जिसमें फिजियोस्ट्रिस, पुनर्वास नर्स और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, कि उनके साथ जो है इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके कि अपनी जो इंजरीज हैं उनको अच्छे से समझ सके। उसके साथ साथ मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास साथ भी हम इनको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की चोटों में ये समस्या यहाँ पर काफ़ी सामान्य है। देन स्पाइना बिफिडिया, इसमें थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हम क्या दे सकते हैं, ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन इसमें दे सकते हैं। कंसिडर ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशंस टू एड्रेस स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, जॉइंट कंट्रैक्चर्स एंड मस्कुलोस्केटिकल इश्यूज, ठीक है, तो इनके लिए इनको ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, कि इनको बोन से या जॉइंट से रिलेटेड कोई इशू फेस हो रहा है। फिजिकल थेरेपी इनको प्रोवाइड कर सकते हैं टू फोकस ऑन मोटर स्किल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेटजीज फॉर मोबिलिटी, ठीक है, जिनसे इनके मोटर स्किल डेवलपमेंट हो सके, कि इनकी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम प्रोवाइड करेंगे, और इनकी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे जैसे मोबिलिटी इनकी जो है लचीलापन इनकी बॉडी में वो इंक्रीज हो सके। वी हैव टू रेफर देम टू न्यूरोसर्जरी, ठीक है, ताकि वो जो न्यूरोसर्जन्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सके फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है, कि अगर किसी सर्जरी के साथ हम उनको ठीक कर सकते हैं तो न्यूरोसर्जन्स के साथ उनका यहाँ पर कोलैबोरेट करवाएंगे। देन पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट के साथ भी हम उनको यहाँ पर रेफर करेंगे, बिकॉज दे इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट इन पेडियाट्रिक्स फॉर ऑनगोइंग मेडिकल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, ठीक है, ताकि जो उनका मेडिकल मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके और इनकी केयर के लिए उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो चिकित्सीय हस्तक्षेप हम क्या करेंगे स्पाइना बिफिडा में, ऑर्थोपेडिक हस्तक्षेप कर सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी की विकृति, संयुक्त संकुचन या ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हम ऑर्थोपेडिक हस्तक्षेप पर विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ भौतिक चिकित्सा की जो मोटर कौशल विकास है, व्यायाम है, तो इनको गति देने के लिए, इनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इनकी रणनीतियाँ बना सकते हैं। तो रेफ़र हम किसको करेंगे, इनको न्यूरो सर्जरी में हम रेफ़र कर सकते हैं, ताकि जो रीढ़ की हड्डी की असामान्यताएं हैं अगर इनको हम सर्जिकल हस्तक्षेप से ठीक कर सकते हैं तो हम न्यूरो सर्जन के साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे, उनके साथ सहयोग कर सकेंगे। साथ ही साथ जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ताकि जो चल रहे चिकित्सा प्रबंधन है उनकी देखभाल और समन्वय के लिए हम बाल रोग जो विशेषज्ञ हैं उसके साथ बातचीत कर सके और उसका सहयोग यहाँ पर प्राप्त कर सके, तो उसके पास भी हम इनको रेफ़र करेंगे। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें थेरेपेटिक इंटरवेंशंस क्या है, हम फिजिकल थेरेपी देंगे, डिज़ाइन टेलर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स टू मेंटेन मोबिलिटी, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड ऑप्टिमाइज फंक्शनल एबिलिटीज़, ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिससे उनकी जो मोबिलिटी यहाँ पर बनी रहे, लचीलापन उनकी बॉडी में बना रहे, कोई जॉइंट में या कॉन्ट्रैक्चर ना हो, या जो उनका फंक्शनल एबिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्रॉपर होती रहे, तो हम फिजिकल थेरेपी यहाँ पर उनको प्रोवाइड करेंगे। देन रेस्पायरेटरी थेरेपीज़ हम यहाँ पर देंगे, जो रेस्पायरेटरी एक्सरसाइज है, ताकि जो रेस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट है वो उनको ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ कर सके, उनकी प्रॉब्लम को यहाँ पर कम कर सके। फिर हम इनको रेफ़र कहाँ पर करेंगे, जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं उनके पास रेफ़र करेंगे फॉर फैमिलीज टू अंडरस्टैंड कि किस जेनेटिक आस्पेक्ट से जो है ये रिस्क हुआ है और क्या क्या पोटेंशियल रिस्क बच्चे में हो सकते हैं, ठीक है, कि अगर उसके फैमिली में किसी को हुआ है तो उनको यहाँ पर किस टाइप के रिस्क हुए, तो उसके लिए हम जेनेटिक काउंसलर्स के पास इनको भेज सकते हैं। देन प्लूमोनोलॉजिस्ट के पास इनको भेज सकते हैं,
ताकि ये जो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट है और सपोर्ट है इसके लिए उनके साथ कोलैबोरेशन वहाँ पर कर सके। तो मांसपेशीय दुर्विकास के लिए चिकित्सीय हस्तक्षेप क्या होगा, हम भौतिक चिकित्सा उनको रेफर कर सकते हैं कि गतिशीलता बनाए रखने के लिए, संकुचन को रोकने और कार्यात्मक क्षमताओं को अनुकूलित करने के लिए अनुरूप व्यायाम कार्यक्रम उनको लिए डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो व्यायाम करेंगे जिससे जो है उनकी गतिशीलता बनी रहेगी। फिर श्वसन चिकित्सा के भी हम दिखा सकते हैं, अगर चिकित्सीय हस्तक्षेप हमें चाहिए कि श्वसन से जुड़ी कोई बीमारियां हैं तो उनको वे कैसे ठीक कर सके, क्या व्यायाम वहाँ पर कर सकते हैं। और उनको हम आनुवांशिक परामर्शदाता के पास रेफर कर सकते हैं ताकि वो देखे कि भाई उसकी फैमिली में जो आनुवांशिक पहलू है क्या क्या है और उनमें क्या क्या संभावित जोखिम आगे हो सकते हैं, ताकि वो उनकी पहले टाइम रहते ही उनको संभाल सके। देन प्लॉमोलॉजिस्ट के पास कर सकते हैं ताकि जो उनके श्वसन प्रबंधन की सहायता है, ठीक है, उनके सहयोग के साथ वो अच्छे से हो सके। देन implications of functional limitations for education and creating prosthetic environment in school and home, then sitting arrangements, positioning and handling techniques at home and school, ठीक है। तो क्या क्या implications यहाँ पर हम देंगे उसको एजुकेशन में, वो पहले यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि पहला होगा सिटिंग अरेंजमेंट, कि उस बच्चे की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड सिटिंग प्लान बच्चों के लिए बनाने चाहिए। स्टूडेंट्स विद डिफरेंट कंडीशंस मे रिक्वायर यूनिक सिटिंग अरेंजमेंट्स। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल्स विद सेरेब्रल palsy माइट नीड एडजस्टेबल सीटिंग टू अकोमोडेट देयर पोस्चर नीड, ठीक है, कि डिफरेंट बच्चों के भाई अलग अलग नीड्स होती है। कि सेरेब्रल palsy वाला बच्चा, जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि उसको ऐसी डेस्क की ज़रूरत होती है जिससे अपना वो पोस्चर की नीड्स यहाँ पर कंप्लीट कर सके, ठीक है, तो उसको वो थोड़ा ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कर सके। नेक्स्ट है असेसिबिलिटी, की सारी चीज़ें जो सभी प्रकार के बच्चों को वहाँ पर असेस होनी चाहिए। वी हैव टू इंश्योर दैट क्लासरूम्स हैव व्हील चेयर असेसिबल डेस्क, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि भाई चल कर ही जाना पड़े, बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस हो वहाँ पर व्हील चेयर ना पहुँच पाए, तो व्हील चेयर असेसिबल डेस्क होने चाहिए। ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट को जिसको यहाँ पर मोबिलिटी इश्यूज यहाँ पर फेस हो रहे हैं। तो शिक्षा के लिए निहितार्थ में सबसे पहले है बैठने की व्यवस्था। तो व्यक्तिगत बैठने की योजना बनाएंगे कि उस व्यक्ति की क्या ज़रूरतें हैं और इसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको कहाँ बैठाना चाहिए। तो विभिन्न परिस्थितियों वाले छात्रों को अद्वितीय बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कि सेरेब्रल palsy वाले व्यक्ति हैं, उनको अपनी मुद्रा आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए समायोज्य बैठने की आवश्यकता हो सकती है, राइट, कि अपना पोस्चर ठीक करने के लिए उनको थोड़ी ऐसे फ्लेक्सिबल सीट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर पहुँच हमें सुनिश्चित करनी है कि कक्षाओं में गतिशीलता चुनौतियों वाले छात्रों के लिए व्हील चेयर सुलभ डेस्क और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, कि वो व्हील चेयर से भी अपने डेस्क पर आराम से बैठ सके, ऐसी व्यवस्था क्लास में होनी चाहिए। देन पोजिशनिंग इन द क्लासरूम, जो कक्षा में स्थिति निर्धारण है। फर्स्ट है ऑप्टिमल पोजिशनिंग। इंडिविजुअल्स विद कंडीशंस लाइक सेरेब्रल palsy may benefit from optimal positioning in classroom. This may involve adjustable chairs, cushions and other supportive devices, ठीक है, तो ये हम उनकी अच्छे पोजीशन के लिए उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन से या एडजस्टेबल चेयर्स हमने उनको प्रोवाइड कर दी, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो उनकी लर्निंग का फंक्शन है वो यहाँ पर अच्छे से काम होगा जब उनकी बॉडी यहाँ पर कंफर्ट में होगी। देन विजुअल एंड ऑडिटरी असेसिबिलिटी, सो कंसिडर द विजुअल एंड ऑडिटरी नीड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कि क्या क्या उनकी विजुअल और ऑडिटरी नीड है ये हमें समझना है, स्पेशली इन द केस ऑफ हियरिंग एंड विजुअल चैलेंज, ठीक है। और अगर यहाँ पर किसी को सुनने में कोई कठिनाई हो रही है या देखने में कोई कठिनाई हो रही है तो उनको हमें यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है एसोसिएटेड विद सर्टेन कंडीशन, ठीक है, कि क्या क्या बच्चों को कंडीशंस यहाँ पर फेस हो रही हैं, राइट। देन हैंडलिंग टेक्निक्स, ठीक है, कैसे हम इनको हैंडल कर सकते हैं। असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर्स, सो स्टूडेंट्स विद मोबिलिटी चैलेंजेस मे रिक्वायर असिस्टेंस विद ट्रांसफर्स बिटवीन देयर व्हील चेयर एंड अदर सर्फेसेज, ठीक है, कि व्हील चेयर से उनको किसी अदर सर्फेस पर बैठना है। मान लो स्कूल में बच्चा जा रहा है कार से, तो व्हील चेयर पर वो कैसे यहाँ पर कार में ट्रांसफ़र होगा, तो इनके लिए उन असिस्टेंस उनको चाहिए होती है। ट्रेन पर्सनल शुड बी अवेलेबल टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन पर्सनल वहाँ पर होने चाहिए ताकि उनको जो नेसेसरी सपोर्ट वो है प्रोवाइड करा सके। देन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, educators and support staff should be trained in the proper handling of assistive devices such as prosthetic limbs or mobility aids, ठीक है, कि जो हमारा एजुकेशन स्टाफ है उसको भाई अच्छे से पता होना चाहिए जो कि इनके असिस्टिव डिवाइसेस है उनको यहाँ पर हैंडल कैसे करना है, राइट। देन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस, हम समावेशी शिक्षा प्रथाएं हैं उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोलैबोरेशन विद स्पेशल एजुकेटर्स, जो हम स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कोलैबोरेट विद स्पेशल एजुकेटर्स टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजीज
दैट कैटर टू डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जिससे जो है स्टूडेंट की डिफरेंट डिफरेंट जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा कर सकें। इसके लिए हमें जो स्पेशल एडुकेटर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेंगी, ठीक है, उनका परामर्श हम यहाँ पर ले सकते हैं। देन अडेप्टिव लर्निंग मटीरियल्स, यूज अडेप्टिव लर्निंग मटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट सपोर्ट द एजुकेशनल गोल्स ऑफ स्टूडेंट विद वेरियस कंडीशन, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम एक प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पर दे सके। तो उसके लिए हम क्या लर्निंग मटेरियल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और क्या डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, तो उनको हमें कंसिडर करना और हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यहाँ पर यूज़ करने हैं। देन एट होम, ये था स्कूल की बात। अब हम एक प्रोस्थेटिक एनवायरनमेंट अपने घर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट और जो फर्नीचर है, सो कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव फर्नीचर होना चाहिए हमारे घर में। चूज फर्नीचर दैट प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड सपोर्ट स्पेशली विद इंडिविजुअल्स विद कंडीशंस लाइक मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड एम्पुटेशंस, ठीक है, कि ऐसा फर्नीचर कंफर्टेबल फर्नीचर होना चाहिए हमारे घर में। देन अडेप्टिव लिविंग स्पेसेस होने चाहिए, डिजाइन लिविंग स्पेसेस टू बी अडेप्टेबल अलाइंग फॉर इजी मोबिलिटी एंड एक्सेस फॉर इंडिविजुअल्स यूजिंग असिस्टिव टूल्स, ठीक है, कि जो बच्चे असिस्टिव डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ करें, मान लो कोई व्हील चेयर ही यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस तो होना चाहिए, ठीक है, कि वहाँ के घर के हर कोने में उसके लिए स्पेस होना चाहिए कि वो जाके जो है सारे डेली के टास्क अपना अच्छे से कर सके। तो जो लिविंग स्पेस है वो यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, जिससे जो बच्चे की मोबिलिटी है और एक्सेस है यहाँ पर वो असिस्टिव डिवाइसेस के साथ वो उसकी प्रॉपर हो। नेक्स्ट, पोजिशनिंग टेक्निक्स। accessible होम डिज़ाइन होना चाहिए, कंसिडर होम डिज़ाइन दैट अकोमोडेट्स मोबिलिटी एड्स दैट में इन्वॉल्व रैम्प्स, ठीक है, कि अगर स्टेयर्स के साथ हम रैम्प्स यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़े वाइड यहाँ पर डोरवेज बना सकते हैं और अदर एसेसिबल फीचर्स जो यहाँ पर उस बच्चे को कंफर्ट करे वो हम अपने घर के डिज़ाइन में इंक्लूड कर सकते हैं। देन ergonomic considerations यहाँ पर कुछ हो सकते हैं। वी हैव टू ensure that furniture and equipment at home are ergonomically designed to support optimal positioning for individuals with functional limitation, ठीक है, कि जो बच्चा जो फैमिली मेम्बर है जिसको फंक्शनल लिमिटेशंस है, तो उसके लिए हम एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन यहाँ पर रखेंगे कि कैसा फर्नीचर उस बच्चे के लिए होना चाहिए ताकि जो उसकी ऑप्टिमल पोजिशन है वो हम यहाँ पर मेंटेन कर सकें। Then handling and mobility, assistive devices storage. So designate specific areas for the storage of assistive devices, making them easily accessible, ठीक है, कि घर में एक ऐसा एरिया होना चाहिए कि भाई अगर आपको इस असिस्टिव डिवाइस को रखना तो आप यहाँ पर रखोगे और इसको आप इजीली असेस कर सकोगे, ठीक है, उसका एक प्रॉपर यहाँ पर स्टोरेज होना चाहिए। देन सेफ ट्रांसफर एरिया, क्रिएट सेफ ट्रांसफर एरियाज स्पेशली इन बाथरूम्स और बेडरूम्स विद ग्रैब बार्स एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्पेशली जो बाथरूम होता है हमारे बेडरूम होते हैं तो वहाँ पर एक सेफ ट्रांसफ़र एरिया होना चाहिए कि हम जो अपने असिस्टिव डिवाइसेस हैं वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकें। देन फैमिली एजुकेशन एंड सपोर्ट, की फैमिली की ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फैमिली मेम्बर्स ऑन प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक्स, ठीक है, कि क्या क्या टेक्निक्स वो यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर फैमिली को यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। एंड सपोर्ट स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल्स विद फंक्शनल लिमिटेशन, ठीक है, कि वो उनकी हैंडलिंग टेक्निक सीख सके और क्या क्या सपोर्ट उनको दे सकते हैं उसकी स्ट्रेटजीज यहाँ पर वो सीख सके। देन इमोशनल सपोर्ट, तो ऐसा एक एनवायरनमेंट हमें घर पर क्रिएट करना है कि जो उनका एनवायरनमेंट इमोशनल सपोर्ट है फैमिली में वो बना रहे, उनकी जो यूनिक नीड्स है या चैलेंजेस है या कोई भी और स्पेसिफिक कंडीशन है उसको वो ओवरकम अच्छे से कर पाए, यहाँ पर बच्चे को स्ट्रेस फील ना हो। तो ओवरऑल कंसिडरेशन हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बना सकते हैं कि बच्चे के अकॉर्डिंग कि उसके क्या नीड्स है, डेवलप इंडिविजुअलाइज्ड प्लान फॉर स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक कंडीशन, कि क्या उसकी कंडीशन है क्या उसकी नीड है, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक प्लान बना सकते हैं। देन रेगुलर उसकी असेसमेंट करेंगे, कंडक्ट रेगुलर असेसमेंट्स फॉर सिटिंग अरेंजमेंट्स, पोजिशनिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, ठीक है, ताकि इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो वो हम कर सकें, उसकी प्रोग्रेस को हम चेक कर सकें। प्रमोट इंडिपेंडेंस, ठीक है, हमें ऐसे डिपेंडेंट नहीं बनाना है कि कोई नहीं तू ये मत सीख भाई मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, ठीक है, तो ऐसा हमें उनके साथ नहीं रखना, उनको इंडिपेंडेंटली सिखाना कि भाई कोई भी तुम्हारे साथ ना हो तब भी तुम अपने जो टास्क है उनको कंप्लीट कैसा करोगे, तो उनकी इंडिपेंडेंस को हमें यहाँ पर प्रमोट करना है। एनकरेज इंडिपेंडेंस बाय टीचिंग इंडिविजुअल्स हाउ टू एडवोकेट फॉर देयर नीड्स एंड परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंट, ठीक है, टास्क इंडिपेंडेंटली, कि अपने टास्क है वो अपनी ज़रूरतें उनको इंडिपेंडेंटली यहाँ पर कैसे पूरा कर सकते हैं। Then accessibility advocacy, advocate for accessibility in educational institutions
एंड पब्लिक स्पेसेस टू क्रिएट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। ठीक है, कि जो पब्लिक स्पेसेस है या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी हमें एडवोकेसी करनी है एक्सेसिबिलिटी की। ठीक है, कि वहाँ पर व्हील चेयर के लिए रैम्प्स हो सकते हैं, कि एक पूरा ऐसा इन्वायरमेंट हो हमारा स्कूल में भी, घर पर भी। ठीक है, या जो पब्लिक स्पेसेस है कि वहाँ पर जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें एक्सेसिबल हों। ठीक है, तो समग्र विचार क्या है कि व्यक्तिगत योजनाएं हम बनाएंगे कि क्या क्या भाई व्यक्ति की विशिष्ट स्थितियाँ हैं, क्या क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनके लिए योजनाएं बनाएंगे। फिर नियमित उनका मूल्यांकन हम करेंगे। ठीक है, और उनके साथ साथ कोई यहाँ पर हमें चेंजेस करना है तो वो कर देंगे। फिर हमें उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, कि ऐसा बच्चे को बना देना है कि वो खुद से अपने सारे टास्क कर सके, और उनकी अभ्यगम्यता की वकालत करनी है कि ऐसा एक वातावरण बना सके हम शैक्षणिक संस्थानों में भी और सार्वजनिक स्थानों में भी, जहाँ पर उन बच्चों की पहुँच यहाँ पर इजीली हो सके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग टीचिंग लर्निंग आईईपी, देन डेवलपिंग टीएलएम एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स डिस्कस कर लेते हैं सेरेब्रल प्लासी के लिए। तो यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें हम गोल सेट करेंगे। तो वो गोल कैसा होना चाहिए कि जो बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स है वो उसमें पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा गोल होना चाहिए कि उसके जो मोटर फंक्शन है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ और कॉग्निटिव स्किल्स है, उनको हमें ध्यान में रखकर बनाना है कि भाई ये बच्चा इतनी एबिलिटी, इतनी इसके अंदर एबिलिटी, इतना ही कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसके लिए गोल सेट करना है। Then adaptive equipment. So include provisions for adaptive equipment and assistive technology to enhance participation in classroom activities. ठीक है, कि उनको कोई इक्विपमेंट की यहाँ पर नीड है तो वो हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि जो उनका पार्टिसिपेशन है क्लासरूम में वो यहाँ पर क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में वो इंक्रीज कर सके। देन थेरेपेटिक सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, कि किसी थेरेपिस्ट के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं टू इनकॉर्पोरेट थेरेपेटिक इंटरवेंशंस इनटू द आईईपी, ताकि हम जो अपना इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें उस थेरेपेटिक इंटरवेंशंस को इंक्लूड करके उसको अच्छा बना सके। तो सेरेब्रल प्लासी के लिए जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है उसमें एक लक्ष्य हम ऐसा देखेंगे जो कि बच्चे के मोटर फंक्शन, संचार क्षमताओं और संज्ञानात्मक कौशल पर विचार करते हुए छात्र की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनको संबोधित करेगा, कि भाई क्या छात्र की आवश्यकताएं हैं, हम उनको कैसे यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। देन उनका अनुकूली उपकरण, कि कक्षा की गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपकरण है, क्या क्या सहायक प्रौद्योगिकियां हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, तो उनके प्रावधानों को भी हमें यहाँ पर शामिल करना है। फिर उसके बाद चिकित्सीय सहायता। ठीक है, कि चिकित्सीय हस्तक्षेपों को शामिल करने के लिए हमें उसमें चिकित्सकों का सहयोग लेना, ताकि जो हमारा व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है उसमें हम चिकित्सकों को भी इन्वॉल्व कर सकें। फिर जो एम्पिटेशन है उसमें हमें देखना है कि जो मोबिलिटी कंसिडरेशंस है वो क्या है। ठीक है, कि जो लचीलापन है, चैलेंजेस बाय सेटिंग गोल्स रिलेटेड टू द मोबिलिटी एड्स, प्रोस्थेटिक लिम्ब यूज एंड अडैप्टिव फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ऐसे गोल हमें सेट करने हैं उनके मोबिलिटी को देख के, कि उनका प्रोस्थेटिक लिम्ब का यूज़ वो कैसे कर रहे हैं, अडैप्टिव फिजिकल एक्टिविटीज़ उनमें कैसी हैं। Then social integration, we have to include objective that promote social integration and self-esteem considering the psychosocial aspects of the limb loss। ठीक है, कि जिस बच्चे को हुआ है तो उसका सोशल इंटीग्रेशन यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सेल्फ एस्टीम और सोशल इंटीग्रेशन वाली एक्टिविटीज़ को यहाँ पर फोकस करना है, उनको प्रमोट करना है। देन असिस्टिव डिवाइसेस ट्रेनिंग, जो असिस्टिव डिवाइसेस उनको प्रोवाइड किए उनकी हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि दे सकते हैं ताकि वो उनको इंडिपेंडेंटली अच्छे से यूज़ कर सके। प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन द प्रॉपर यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोस्थेटिक लिम्स एंड अदर सेंसिटिव डिवाइस, अदर असिस्टिव डिवाइसेस। ठीक है, ताकि उनका वो यहाँ पर पूरा फ़ायदा उठा सके। तो विच्छेदन क्या है, इसमें हम देखेंगे कि गतिशीलता संबंधी विचार हम सबसे पहले देखेंगे कि उनकी गतिशीलता सहायता की आवश्यकता है, जो कृत्रिम अंग का उपयोग या अनुकूल शारीरिक संबंध गतिविधियों से संबंधित जो लक्ष्य है वो हमें निर्धारित करना है कि कितना ये बच्चा कर सकता है, तो उसको करके गतिशीलता चुनौतियों का हमें समाधान करना है। देन सामाजिक एकीकरण करना है, कि अंग हानि होने पर जो मनोसामाजिक ऐसे रहता है कि बच्चे को, तो उस पहलू पर भी हमें विचार करना और ऐसे उद्देश्यों को शामिल करना है जिससे सामाजिक एकीकरण और उसके आत्मसम्मान को यहाँ पर हम बढ़ावा दे सके। फिर उसके बाद जो सहायक उपकरण है उसका प्रशिक्षण देना है हम उसके, कि जो कृत्रिम अंग है उसके पास या कोई अन्य सहायक उपकरण है उनका उचित उपयोग वो और रख रखाव अपने खुद से वो बच्चा कर सके। देन पोलियो में हम फिजिकल रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आउटलाइंस प्लान फॉर फिजिकल रिहेबिलिटेशन एंड एक्सरसाइज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसा प्लान्स उनको लिए बना सकते हैं कि भाई क्या आप एक्सरसाइज करके कैसे जो है अपनी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हो और उसको इंक्रीज कर सकते हो। देन फटीग मैनेजमेंट हमें उनको सिखानी है,
We have to consider strategies for managing fatigue as individuals with post polio syndrome may experience increased fatigue. ठीक है, कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के कारण उसके बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा थकान यहाँ पर महसूस हो सकती है, तो उसके लिए क्या हम स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, तो वो हम यहाँ पर उनको सिखा सकते हैं उसकी मैनेजमेंट करना. देन accessible learning material. Ensure that learning materials are accessible for individuals with mobility challenges. ठीक है, कि किसी बच्चे को मोबिलिटी चैलेंजेस है, स्टिल उसके जो है एजुकेशन मटेरियल जो है उसके लिए असेसिबल होना चाहिए, उसका लर्निंग मटेरियल तो है, ऐसा सुलभ शिक्षण सामग्री हमें उसको प्रोवाइड करानी है. देन स्पाइनल कोड अगर इंजरीज हुई है तो असेसिबिलिटी हमें मेजर करनी है. पहले तो स्पेसिफाई अकोमोडेशंस सच एज रैम्प्स, accessible seating and adapted learning materials to accommodate wheelchair use. ठीक है, कि ताकि जो उसको यूज़ करना है यहाँ पर अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए रैम्प्स वहाँ पर उसके उसको किसी की यहाँ पर बार बार नीड ना पड़े, और जो उसके लर्निंग मटेरियल है उनको वो अच्छे से यहाँ पर एक्वायर कर सके, उनको अच्छे से अडेप्ट कर सके. देन कम्युनिकेशन एड अगर यहाँ पर उसको कोई इशू है तो वो प्रोवाइड करा सकते हैं. If applicable, include goals related to the use of communication aids for individuals with spinal cord injuries affecting speech. ठीक है, अगर किसी को यहाँ पर स्पीच अफेक्ट हुई है स्पाइनल कोड इंजरी से, तो उन बच्चों में जो कम्युनिकेशन एड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं कि कैसे इसका यूज़ करके जो है इनकी कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छी हो सकती है. देन स्पाइनल बिफीडिया, इसमें हम फिजिकल थेरेपी उनको सजेस्ट कर सकते हैं. इंटीग्रेट फिजिकल थेरेपी गोल्स टू एड्रेस मोबिलिटी चैलेंजेस एसोसिएटेड विद स्पाइनल बिफीडिया. ठीक है, कि उनकी जो फिजिकल थेरेपी हम ऐसे गोल्स बना सकते हैं जिनसे उनकी जो मोबिलिटी के इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको वो ओवरकम कर सके. देन इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स हम बना सकते हैं दैट कंसिडर पोटेंशियल कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट. ठीक है, जिसमें उनका जो दिमाग है या न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर वो कंसिडर कर सकें. देन कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. ठीक है, कि जो उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको उनके साथ हम कोलैबोरेट करें टू एड्रेस मेडिकल नीड्स, की क्या क्या इस बच्चे की मेडिकल नीड्स है जो हम उसके एजुकेशन कंटेक्स्ट में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. देन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हम क्या करेंगे, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन उस पर फोकस करेंगे. एम्फसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी सच एज वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एंड अल्टरनेट इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, कि वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है कोई सॉफ्टवेयर या कोई इनपुट डिवाइसेस है, तो वो हमें इन बच्चों को यूज़ करनी सिखानी है. असेसिबल क्यूरिकुलम उनका होना चाहिए. एंश्योर दैट क्यूरिकुलम इज प्रेजेंटेड in a format to accommodate potential limitations in muscle strength and coordination. ठीक है, ताकि ऐसा क्यूरिकुलम होना चाहिए कि जो उनको जो अकोमोडेशंस हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ की या उनके कोऑर्डिनेशन की, उसको वो इंक्रीज कर सके, उनकी पोटेंशियल लिमिटेशंस है उसको कम कर सके. देन ट्रांजिशन प्लानिंग, include transition planning goals to prepare for changes in physical abilities and supportness. ठीक है, कि अगर हम उनको ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ठीक है, अच्छा क्यूरिकुलम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेसिबल, तो उसके बाद जो उनकी ट्रांजिशन होगी, उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ यहाँ पर चेंज होगी या जो उनको सपोर्ट चाहिए होगा वो चेंज होगा, तो उसकी यहाँ पे हमें ट्रांजिशन की प्लानिंग करनी है. ठीक है, तो मांसपेशिया दुर्विकास में सहायक प्रौद्योगिकी एकीकरण पर ध्यान देना है, कि ध्वनि पहचान सॉफ्टवेयर या वैकल्पिक इनपुट डिवाइस है वो जैसे सहायक प्रौद्योगिकी है उनके एकीकरण पर जोर देना है. सुलभ पाठ्यक्रम हमें बनाना है. सुनिश्चित करना है कि पाठ्यक्रम ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया गया हो जो मांसपेशियों की ताकत और समन्वय में संभवित सीमाओं को समायोजित करता हो, और संक्रमण योजना की शारीरिक क्षमताओं और सहायक आवश्यकताओं में परिवर्तन की तैयारी के लिए संक्रमण योजनाओं के लक्ष्यों को हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं. राइट, कि शारीरिक क्षमताएं और उसकी शारीरिक आवश्यकताएं यहाँ पर क्या हैं. देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कैसे डेवलप करेंगे. एक तो मल्टी सेंसरी मटेरियल यहाँ पर होना चाहिए जिसको हम एक से ज़्यादा सेंसेस से अपना सीख सके. तो सेरेब्रल प्लासी में create multisensory materials that cater to diverse learning needs incorporating tactile, auditory and visual. ठीक है, अगर cerebral palsy है तो हम ऐसा मटेरियल वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चे टैक्टाइल स्पर्श के माध्यम से सुन के या देख कर जो है वो अपना सीख सके. इन एम्पुटेशंस डेवलप मटेरियल्स दैट फोस्टर अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड इंक्लूसिविटी फीचरिंग कैरेक्टर्स विद डाइवर्स एबिलिटीज़. ठीक है, और अगर एम्पुटेशन है यहाँ पर तो हम ऐसा मटेरियल फोस्टर कर सकते हैं जिससे जो उनकी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बने और इंक्लूसिविटी की भावना उनमें आए, और जो फीचरिंग कैरेक्टर्स हैं डाइवर्स एबिलिटीज़ जिनमें डिफरेंट एबिलिटीज़ यहाँ पर बच्चे हैं उनको यहाँ पर इक्वालिटी वो दे सके. ठीक है, तो सेरेब्रल प्लासी में क्या करना है, ऐसे सामग्री बनानी जो स्पर्श, श्रवण और दृश्य तत्वों को शामिल करें
और विच्छेदन में हमें क्या करना है, ऐसी सामग्री विकसित करनी है कि जिनसे उनके सकारात्मक आत्म छवि बने, जो पॉजिटिव सेल्फ इमेज बन सके, और समावेशित्व को बढ़ावा देना जिसमें विविध क्षमताओं वाले चरित्र शामिल हो, ठीक है, जिनकी यहाँ पर डाइवर्स एबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन accessible formats like polio है, तो we have to ensure that learning materials are available in accessible formats considering potential visual and motor impairment, ठीक है, कि जो संभावित दृश्य या मोटर हानि को ध्यान में रखते हुए हमें सुनिश्चित करना है कि जो इसकी शिक्षण सामग्री है वो सुलभ प्रारूप में यहाँ पर उपलब्ध हो, वो accessible हो, राइट। देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है अगर, तो प्रोवाइड मटेरियल इन फॉर्मेट कंपैटिबल विद स्क्रीन रीडर्स एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, कि जो स्क्रीन रीडर है या अन्य सहायक तकनीक है उनके अनुकूल हम जो है उस सामग्री को पढ़ सके, उनके अनुरूप हमें अपना लर्निंग मटेरियल मिलना चाहिए। देन कस्टमाइजेशन फॉर इंडिविजुअल नीड्स, अगर स्पाइनल बिफीडिया है तो वी हैव टू कस्टमाइज मटेरियल कि इंडिविजुअल की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उस मटेरियल को कस्टमाइज करेंगे, कंसीडरिंग पोटेंशियल वेरिएशंस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लर्निंग प्रेफरेंसेस, ठीक है, यहाँ पर उनके दिमाग की क्षमताएं अलग अलग हो सकती है, उनकी लर्निंग की प्रेफरेंस भी अलग अलग हो सकती है, तो उनके बिहाफ पे हमें यहाँ पर इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को कस्टमाइज करना है। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कि जो मटेरियल है वो ऐसा हमें एकोमोडेट करना है कि जो उनके डिफरेंट मोटर स्किल्स हैं उनको वो टैकल कर सके, राइट, जो ठीक मोटर कौशल से संभावित चुनौतियां अगर किसी को आ रही है तो उनको समायोजित करने के लिए ऐसी सामग्री तैयार करना है ताकि जो यूज़ उसको कर रहा है वो उसके फ्रेंडली हो, यूज़र फ्रेंडली हमें बेसिकली यहाँ पर उस मटेरियल को बनाना है। देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है, सेरेब्रल प्लासी में वी हैव टू इंटीग्रेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट इंडिविजुअल विद कम्युनिकेशन चैलेंजेस, ठीक है, कि सेरेब्रल प्लासी में किसी को यहाँ पर कम्युनिकेशन चैलेंज यहाँ पर हो रहा है तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। एम्पुटेशन में एक्सप्लोर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडिविजुअल्स विद अपर लिम्ब एम्पुटेशन, ठीक है, कि अपर लिम्ब एम्पुटेशन अगर किसी को है तो उसकी जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है यहाँ पर वो हम यूज़ कर सकते हैं। ऊपरी अंग विच्छेदन वाले व्यक्तियों के लिए जो आवाज़ पहचान तकनीक है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन मोबिलिटी एड्स या एप्स यूज़ कर सकते हैं पोलियो के लिए, यूटिलाइज मोबिलिटी एड्स एंड एप्लीकेशंस दैट सपोर्ट इंडिविजुअल्स विद पोलियो और पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, ठीक है, तो ऐसे हम मोबिलिटी एड्स को यूज़ कर सकते हैं जो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम को यहाँ पर सपोर्ट करती हो। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में इंटीग्रेट एप्स दैट असिस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि हमें चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, नोट टेकिंग है या टास्क मैनेजमेंट है इंडिविजुअल्स के लिए, तो वो एप्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं उनकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। देन अडेप्टिव सॉफ्टवेयर्स, spinal bifida implement adaptive softwares that caters to potential challenges in motor skill and coordination, ठीक है, कि जो अनुकूलित सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे मोटर कौशल या समन्वय में जो चैलेंजेस है उनको पूरा कर सकते हैं उनको हम यूज़ करेंगे। या मस्कुलर डिस्ट्रोफी में एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर्स दैट अलाउज हैंड फ्री और वॉइस एक्टिवेटेड इंटरेक्शन, ठीक है, कि जैसे हम अपनी वॉइस के साथ एक्टिवेट कर सकें एंड अकोमोडेटिंग लिमिटेशंस इन मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, और जो हमारी मसल स्ट्रेंथ है उसमें वो लिमिटेशंस यहाँ पर क्रिएट ना करें, तो ऐसे सॉफ्टवेयर का अन्वेषण करें जो मांसपेशियों की ताकत में सीमाओं को समायोजित करते हुए हाथों से मुक्त, ठीक है, या आवाज़ सक्रिय बातचीत की अनुमति देता हो। सो ओवरऑल कंसिडरेशंस क्या है इनका, पहले तो हमारा कोलैबोरेशन, हमें कोलैबोरेशन फोर्सेस करना है यहाँ पर पहले, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करना है, जो एडुकेटर है, स्पेशल एडुकेटर प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनके बीच में एक कोलैबोरेशन यहाँ पर हो। देन रेगुलर उसको रिव्यू करना है कि IPs हैं, जो TLMs हैं या जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्लान हमें बनाए हैं क्या वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने या इसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, उसको रेगुलर हमें रिव्यू करना है। देन हमारी इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, अडोप्ट फॉर एन इंक्लूसिव अप्रोच दैट वैल्यूज द डाइवर्स एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रमोट अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, कि जो उनके जो लर्निंग की नीड्स है उनको पूरा करे, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट उनको दे। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइड ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एडुकेटर्स टू एनहेंस देयर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे यहाँ पर टीचर्स हैं लाइक प्रोफेशनल्स हैं उनको एक अच्छे यहाँ पर हम डेवलपमेंट प्रोवाइड कर दें ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट कंडीशंस की या टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ की वो हम इंक्रीज़ कर सकें।
तो समग्र विचार यही है कि हमें सहयोग होना चाहिए भाई, शिक्षक, विशेष शिक्षक या स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं जो उनके बीच, नियमित उनकी समीक्षा करनी है। समावेशी हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि जो व्यक्ति उनकी विभिन्न क्षमताओं को हम महत्व दे सकें और एक सहायक सीखने का माहौल हम बना सकें। फिर व्यावसायिक विकास पर हमें ध्यान देना है कि शिक्षकों की जो विविध परिस्थितियाँ हैं उनको प्रभावी शिक्षण रणनीतियों के बारे में हम समझ बढ़ाने के लिए निरंतर व्यावसायिक यहाँ पर विकास प्रदान कर सकें। Right? So we are done with the unit, and if you like our content, you can subscribe to our channel for more content related to be a special education and special education teacher. So see you in the next video. Till then, namaskar.